अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने ये जानकारी साझा की है। तो अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है गृह मंत्रालय की ओर से। सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। साहब जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू साहब, आपने समय दिया। अग्निवीर के मुद्दे पर सर मुझे बात करनी थी। दरअसल आज शाम को एक खबर आई, गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया जहां पे कहा कि सीआरपीएफ जो है 10% कोटा जो है भर्ती का, उसमें सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर को लेगी। हम इस पॉइंट को हम कैसे देखें? क्या तमाम सीएपीएफ भी इस प्रकार के कदम उठा सकता है जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी शामिल हैं? और अगर ऐसा होता है तो कितनी संभावनाएं अग्निवीरों को लेकर कि दोबारा वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं? कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये टूर ऑन ड्यूटी इसका पहले नाम था, और उसके बाद इसका जो हिंदी में तर्जुमा किया गया तो उसमें इसको अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम इसको नाम दिया गया। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें मेरा ये मानना है कि देश को हमने तैयार नहीं किया मेंटली, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो डिफेंस फोर्सेस हैं भारत में। और भारत में आप देखिए, खासकर वो स्टेट जिन्हें हिंटरलैंड कहा जाता है, जिसके अंदर यूपी, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और इस तरह के बिहार जो देश आते हैं, जो प्रदेश आते हैं, वहाँ से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी, उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन इसमें जो इन्होंने मैंडेट रखा था वो थोड़ा सा बिल्कुल उसमें थोड़ी सी रीथिंकिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें केवल 25% रिटेंशन का प्रावधान रखा गया था। और सरकार को ये चाहिए था कि जैसे ऑफिसर काडर में आपने देखा होगा, एक परमानेंट काडर होता है, एक शॉर्ट सर्विस काडर होता है, तो वो भी एक तरह की अग्निवीर स्कीम ही है। लेकिन वहाँ पूरा जो परमानेंट काडर है उसको दरकिनार नहीं किया गया। यहाँ ऐसे बिल्कुल एकदम नी जर्क रिएक्शन में गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में रोष रहा, लोगों में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रही, और इसकी वजह से सेना को भी खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि जो बेहतरीन जो टैलेंट था वो पुलिस या सेंट्रल जो सीएपीएफ से वहाँ जाने लगा। और इलेक्शन अभी हाल ही में हुए हैं, आपने देखा कि ये जो इलेक्शन थे इसका भी रिफ्लेक्शन इसमें देखा गया, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन या जो सोल्जर्स हैं वो काफ़ी क्षुब्ध थे सरकार से। जी, अब ये जो 10% की बात की जा रही है कि सीआरपीएफ 10% लेगी, और ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है एक्स सर्विसमैन, क्योंकि अब 2 साल बाद वो रिटायर आना शुरू हो जाएंगे। मैं उस लिहाज से चीजों को आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगभग 45,000 के आसपास भर्तियां हो रही हैं, उनमें से ज्यादा नहीं तो 30,000 नौजवान हमारे रिटायर हो जाएंगे, और 30,000 के आसपास ही सीएपीएफ की पूरी भर्ती होती है। तो आप इस 10% को कहां पे देखते हैं? देखिए, 10% का जो पहले भी इसका प्रावधान था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि 10% वैकेंसीज रखी जाएंगी, और मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है। और सरकार को ये चाहिए, क्योंकि जो कलर्ड सर्विस एक जवान चाहता है, देखिए आज हम भी सेना में रहे हैं और आपने भी सेना को काफ़ी करीब से देखा है, तो आज यंग सेना रखने के लिए भारतीय जो सैनिक है उसको करीब 37 से 40 साल तक, जेसीओ को करीब 45 साल तक, और अफसर को 54 साल पे रिटायर कर दिया जाता है। और वो केवल इसलिए किया जाता है कि जो यंग प्रोफाइल बना रहे। लेकिन आप अगर
25% ही रिटेन करेंगे और 75% वहां भेज देंगे, तो भारत की जो सेना है उसका जो मूल टेक्सचर है उस पर काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए सेना जो काम करती है वो नाम नमक निशान पे करती है। ये एक वेलकम स्टेप है, वो सीएपीएफ में जा सकते हैं। मेरा तो मानना यह है कि उनको इवन जो स्टेट पुलिस है वहां भी कुछ वैकेंसीज देनी चाहिए, और जिससे कि वो वहां साइड स्टेप हो सके, क्योंकि उनको एक ट्रेंड सोल्जर मिल रहा है, उनको एक डिसिप्लिन सोल्जर मिल रहा है, और उसकी सिखलाई इतनी अच्छी है कि वो जो उसके काउंटर पार्ट्स होंगे स्टेट पुलिस में उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन वो कर पाएगा। जी, हाल ही में एक रिपोर्ट और आई है सर कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी एक आर्मी की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इसको जो अग्निवीर है 75 की बजाय इसे 50% किया जाए, और साथ में जो सर्विस के दौरान जिन्हें चोट लगती है डिसेबिलिटी पेंशन मिले, कोई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को वो सब कुछ मिले जो एक सैनिक को मिलता है। इन खबरों में कितना दम है सर? क्या वाकई में सरकार सोच रही है, आर्मी सोच रही है इस बारे में? हाँ नहीं, बिल्कुल आर्मी का तो ये मानना है कि रिटेंशन रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा तो मानना है कि इसमें करीब अगर 70% भी कर देते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। रही बात, देखिए सोल्जर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, चाहे वो आपने उसको बतौर अग्निवीर लिया है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि देखिए सरकार ने ये 4 साल की जो अवधि रखी थी इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर 5 साल ये कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड हो जाता तो सरकार को ग्रेच्युटी देनी पड़ती, तो वो जो ग्रेच्युटी का पैसा है वो सरकार ने बचा के अग्निवीर को जो उसे सेवा निधि है वो उसके तौर पे दिया जा रहा है। हालांकि उसमें भी जवान का कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि रिटेंशन रेट बढ़ाए, और जो लेटरल इंडक्शन है, जैसा आपने कहा कि सीआरपीएफ 10% ले रही है, बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और स्टेट पुलिस है, एक और बहुत अच्छा मतलब एवेन्यू हो सकता है एसडीआरएफ, क्योंकि मैं आपदा प्रबंधन से भी आ रहा हूँ। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जैसे एनडीआरएफ है नेशनल लेवल पे, उसका मैंडेट भी यही कहता है, तो उसमें जो यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के एक्स सर्विसमैन हैं उनको लिया जा सकता है। तो वहाँ लेटरल इंडक्शन अगर हो जाए, क्योंकि अभी भी कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें अभी जो उनका स्टैब्लिशमेंट है उसको पूरा नहीं किया गया है, तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है। तो इससे उनको एक बहुत बेहतरीन ट्रेंड सोल्जर मिलेगा आपदा प्रबंधन के लिए, और ये जो उसका जो लेटरल रीसेटलमेंट है वो भी मुकम्मल होगा। जी, बस 2-3 पॉइंट मुझे और समझाइएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट मैं अब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये, यंग सोल्जर्स चाहिए सबको, लेकिन सोल्जर बनने में सर 6 से 7 साल लग जाते हैं। इज इट पॉसिबल कि आप 4 साल में सब कुछ? मैंने अग्निवीरों की ड्रिल के वीडियो देखे, अगर मैं आपसे व्याख्यान करूं तो मुझे नहीं पता कि कैसे वो पासिंग आउट परेड कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनकी ड्रिल के, वो हैरान भी करने वाले हैं सर। तो यहाँ भी तो सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारा ट्रेनिंग का म्यार है या क्वालिटी है उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है एक परिपक्व सैनिक का करीब 6 से 7 साल की ट्रेनिंग में बनता है, और कई लेयर्ड ट्रेनिंग या टीयर सिस्टम होता है ट्रेनिंग का। तो अगर आप उसे 6 महीने में, ये तो कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी तो है नहीं देश में, ये तो आप देखिए सन 62 के बाद इमरजेंसी कमीशन वगैरह खोला गया था, तब ये 6-6 महीने की ट्रेनिंग दी थी और लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया गया था। तो ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी है नहीं, तो हमें चाहिए कि इसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है इसे भी करीब या तो करीब 7 या कम से कम 10 साल इसको किया जाए, और उसके बाद रिटेंशन भी करीब 70% अगर किया जाता है, और बाकी 30% को रिलीज करके सीएपीएफ या और बाकी जो महकमे हैं उनमें भेजा जा सकता है, तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम साबित होगी देश के लिए। जी, बस एक आखिरी सवाल जिसका जवाब चाहिए होगा, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पाया सर, 2019, 2020, 2021, जून 2022 तक, जहां तक मेरे जहन में है, कोई भर्ती नहीं हुई। हम लगभग 60,000 जवान हर साल भर्ती करते थे, लगभग 2,40,000 जवान हमने भर्ती नहीं किए, लेकिन रिटायर हमने कर दिए सर। अब हम अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार सिर्फ 43 to 45,000 अग्निवीरों की हम भर्ती कर रहे हैं, और उनमें से भी सिर्फ 15,000 हमारे पास रह जाएंगे, 30,000 चले जाएंगे। हम कर क्या रहे हैं? मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने आर्मी को रिटेन करना है 60,000 को, तो आप 2,40,000, 60,000 भर्ती करिए,
तब तो आपकी वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। क्या हम स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं? और अगर स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं तो आप टू फ्रंट वॉर की तरफ कैसे जाएंगे? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं सर, तो पिक्चर क्लियर करिए जरा। देखिए राजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का कोई मोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर आप केवल चंद रुपयों के लिए या कुछ उसके लिए सेना के साथ इस तरह की राइट साइजिंग कर रहे हैं, या आप उसे डाउन साइजिंग कर रहे हैं, राइट साइजिंग तो नहीं कहूँगा मैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत विवेकपूर्ण डिसीजन नहीं है। क्योंकि सेना को आप केवल एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए नहीं, आप इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या इंसर्जेंसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो CAPF का, जो स्टेट कॉन्स्टेबलरीज हैं, उनका काम है। आप आपदा प्रबंधन में भी उनको इस्तेमाल करते हैं, आप एड टू सिविल अथॉरिटीज में भी उनको इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार के पास उसकी जो आर्मरी है, उसमें एक सबसे बड़ा पोटेंट वेपन भारत की सेना रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसको टिंकर करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद कहा कि देखिए इतनी डेफिशिएंसी, आज भी 1 लाख से ज़्यादा तो भारतीय सेना में सैनिकों की कमी है, 9,000 के करीब अफसरों की कमी है। तो और हमारे पास कोई ह्यूमन कैपिटल की कमी नहीं है देश में, क्योंकि देश में अगर 2.5 करोड़ लोग हर साल ऐड हो रहे हैं और 40 लाख सेंट्रल नौकरियां हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है कि साहब हमें इस तरह के एवेन्यूज खोलने चाहिए। जी, और जब टू फ्रंट पे दुश्मन बैठे हो तो मुझे लगता है कि और विचार करना होगा, क्योंकि हमारे पास रूस एक अच्छा एग्जांपल है, जिसके पास 5 से 7 साल के अग्निवीर थे, आज वो रिजर्व सैनिकों के सारे जंग लड़ रहा है। इजराइल, जहां पे महिला सैनिकों के लिए 3 साल और पुरुष सैनिकों के लिए 4 से 5 साल सर्विस थी, वो हमास को नहीं हरा पाया। तो मुझे लगता है ये एक अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं, इसको देखकर हमें रीथिंक करने की जरूरत है। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए और आपने इतनी बारीकी से समझाया, थैंक यू। उम्मीद हम यही करेंगे कि जितना अग्निवीरों के लिए अच्छा हो सके गवर्नमेंट करे, क्योंकि देश की सुरक्षा और पैसों को नहीं तोला जा सकता है सर। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू जैन साहब, थैंक यू।